इंटेस्टाइन प्रॉपरली वर्क ना करे तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? डायपेप्सिया हो सकती है। जब इंसान को भूख लगती है ना तो अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। असल में वो चूहे नहीं भाग रहे होते, वो हंगर पैंग्स कहते हैं इसको। The walls of muscle have the ability to contract and relax, contract and relax. And due to this contraction and relaxation, food is thoroughly mixed. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर 12 का रिमेनिंग पार्ट जो था ओरल कैविटी के बाद। अच्छा, जैसे ही ओरल कैविटी में डाइजेशन हुई थी ना तो वहाँ पर डाइजेशन के नतीजे में एक सेमी सॉलिड सॉफ्ट पार्शली डाइजेस्टेड मैस ऑफ फूड बनता है, आप कह लें। ठीक है, सेमी सॉलिड होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है, ठीक है। एक राउंड सा बॉल नुमा स्ट्रक्चर बनता है जो कि सॉफ्ट होता है और उसे अब अपने तालू और जुबान के जरिए पीछे पुश कर देते हैं एसोफेगस के अंदर। इसे बोलस कहते हैं और यही आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि बोलस क्या होता है। तो जब पुश कर देते हैं तो वो फिर एसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंचता है। ये आपका स्टमक, ठीक है जी, इस स्टमक में पहुंच जाता है और जिस मूवमेंट से ये नीचे आ रहा होता है उसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। इंसान का डाइजेस्टिव ट्रैक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक मूवमेंट को फॉलो करता है मसल्स की वजह से, जिसकी वजह से फूड नीचे जाता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेरिस्टालसिस? सो मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक में जो फूड की मूवमेंट हो रही होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्टमक के इंट्रोडक्शन में। ये है क्या? ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है। लोकेशन इसकी क्या है? आपके जो पेट एब्डोमेन है और डायाफ्राम के नीचे एब्डोमेन में लेफ्ट जानिब ये क्या मौजूद है और आमतौर पर इसका लीवर जो है उसको कवर करके रखता है। ठीक है, ये है क्या? एक मस्कुलर बैग है, एक मसल का बना हुआ थैला है, बैग है, ठीक है, दैट पार्शली डाइजेस्ट फूड, थोड़ा सा फूड को डाइजेस्ट करता है, मेनली स्टोर द फूड। डियर स्टूडेंट्स, इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो याद रखिएगा ये फंडस है, उभरा हुआ हिस्सा, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। और इसके यहाँ पर एंट्रेंस में एक सुराख आता है और एक इधर आता है, एक रिंग ऑफ मसल्स आता है। जो ये ऊपर वाला है इसे आप कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और ये जो नीचे वाला है इसे हम कहते हैं दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, दिखने में कैसा है, ये आने और जाने के गेट है। अब यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट कार्डिक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक्चुअली दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ऑफ मसल्स दैट कंट्रोल इन एंड आउट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक। तो फूड का आना और जाना इन स्फिंक्टर के जरिए कंट्रोल। इसे कार्डिक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊपर दिल के पास होता है। पाइलोरिक क्योंकि ये स्टमक का पाइलोरस एरिया। तो ये तो इसकी मॉर्फोलॉजी है। अब चलते हैं एनाटॉमी की तरफ। मैंने पहले कहा ये एक मस्कुलर बैग है और इसकी सबसे बाहर वाली जो
लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है, और उसको आप कहते हैं सिरोसा। उसका काम क्या होता है? स्टमक को बाहर दीवार के साथ लगा कर रखना। फूड क्या करता है? इस स्फिंक्टर से नीचे आता है जिसे कार्डिक स्फिंक्टर का है। यहां पर मैं एक बीमारी बताता चलूं, दैट इज पायरोसिस। अगर किसी वजह से स्टमक का फूड वापस ऊपर आ जाए तो हमें सीने में जलन फील होती है, हार्ट बर्न या पायरोसिस इस बीमारी का नेम है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पायरोसिस? फ्लैशबैक या एंटी पेरिस्टालसिस, ड्यू टू एंटी पेरिस्टालसिस कह ले तो इसमें मौजूद डाइजेस्टेड फूड का इनका कुछ पोर्शन इस सुराख के जरिए ऊपर आ जाता है, हमें जलन फील होती है, इसे पायरोसिस कहते हैं या हार्ट बर्न कहते हैं। इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देख लेना है। ओके, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? इस लेयर के बाद हमारे पास स्टमक की एक मिडल लेयर आती, मिड में आती, और ये मसल्स की भी बनी हुई, ये भी मसल्स की बनी हुई है। यहां पर 3 तरह के मसल आपको मिलते हैं, एक बिल्कुल ऐसे सीधे लॉन्गिट्यूडिनल, एक यूं सर्कुलर, और तीसरे ओब्लीक। मिड में 3 तरह के मसल हैं। कौन कौन से? एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक सर्कुलर और एक ओब्लीक। इनका काम क्या है? मिडल लेयर में ये मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, इस वजह से चर्निंग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो क्या है? द वॉल्स ऑफ मसल हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, एंड ड्यू टू दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फूड इज थॉरोली मिक्स। फूड मिक्स हो जाता है किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, और इस चर्निंग की वजह से सेमी सॉलिड मैस ऑफ फूड बन जाता है, जिसे कहते हैं काइम। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और आमतौर पर ये इस तरह आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड काइम। तो काइम क्या है हमारे पास? सिंपली एक सेमी सॉलिड सा फूड का मैस है, फॉर्म्ड ड्यू टू द mixing of gastric juice with the food by the thoroughly mixing of stomach wall। अब सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करें तो वो कुछ इस तरह होती है, और ये ग्लैंडुलर होती है। इसका काम होता है ग्लैंड्स को सिक्रीट करना, और इसके बाद जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, स्फिंक्टर आता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, और ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का शॉर्ट भी यहाँ पर पहले कवर करते जाते हैं। यहाँ पर आमतौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो है विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई फिंगर नुमा प्रोजेक्शन होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और माइक्रोविलाई माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उभार होते हैं। इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन को इतनी डिटेल से हमने नहीं देखना, तो मैंने उन शॉर्ट्स को भी यहीं पर क्या कर दिया, कवर कर दिया। डिस्क्रिप्शन में इनके आंसर डिटेल के साथ मौजूद है, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये इनर जो लेयर है ना, ये इस तरह जैसे माथे पर बाल नहीं होते, बिल्कुल उस तरह इस पर इधर बाल मौजूद होते हैं। और इस इनर लेयर को आप नाम क्या देते हैं? म्यूकोजा। ठीक है, क्यों कहते हैं म्यूकोजा? क्योंकि इसका काम है म्यूकस सिक्रीट करना। इसको गौर से देखें ना, जूम करके, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये पिट होती है, पिट। ठीक है, अब यहां पर आमतौर पर आपको कितनी तरह के सेल मिल सकते हैं? कुछ सेल यहां पर मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं चीफ सेल या जाइमोजिन सेल। ये किसकी बात हो रही है? सबसे इनर लेयर की बात हो रही है। और कुछ
दूसरी तरह के सेल मौजूद होते हैं जिससे हम कहते हैं ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल। ये जो जाइमोजिन सेल हैं इनका काम है पेप्सिनोजिन खारिज करना, और ये जो यहाँ पर ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल हैं, ठीक है, इनका काम है HCl खारिज करना। आगे मजीद देखेंगे इसको भी हम, ठीक है जी। फिर कुछ नेक एरिया के पास खास तरह के सेल होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं म्यूकस सेल। उनका काम होता है म्यूकस रिलीज करना। क्यों म्यूकस इंपॉर्टेंट है अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मामला कुछ यूं है कि आपके स्टमक का कनेक्शन है ब्रेन के साथ। व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग, जब आप कुछ खा रहे हो तो ये ग्लैंडुलर सरफेस एक्टिव हो जाती है। जब ये एक्टिव हो जाती है तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है मैदे में? गैस्ट्रिक जूस। इस जूस में 3 चीजें होती हैं, म्यूकस, नंबर 2 पेप्सिनोजिन, नंबर 3 HCl। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव एंजाइम है जिसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। HCl की मौजूदगी में ये बन जाता है पेप्सिन, जो कि एक एक्टिव एंजाइम है और इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अल्लाह अलमाइटी ने आपका मैदा प्रोटीन का बनाया हुआ है। अगर ये एक्टिव शक्ल पेप्सिन में निकलता तो मैदा डाइजेस्ट हो जाता, इसको इनएक्टिव शक्ल में निकाला जाता, फिर HCl आता है, इसको पेप्सिन में बदलता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, आपकी जो स्टमक की अंदर वाली वॉल है उसको म्यूकस से लेप लगाकर, लेवी नुमा स्ट्रक्चर जैसे होता है, उसको लेप लगाकर अंदर से प्रोटेक्शन कर दी जाती है, ताकि इस पेप्सिन की वजह से आपका स्टमक टूट ना जाए, खराब ना हो, सेल डेड ना हो जाए। सीन क्या है? सिंपल, फूड खाते हैं, सिग्नल आता है, गैस्ट्रिन रिलीज होता है, हार्मोन है एक, वो गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है जिसमें 3 चीजें होती हैं, म्यूकस, पेप्सिनोजिन, HCl। अब आगे क्या होता है? म्यूकस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक, इट कवर्स द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम इनसाइड। पेप्सिनोजिन बाय द जाइमोजिन सेल सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म, क्योंकि एक्टिव फॉर्म में सेल सिक्रीट करेंगे तो जो सेल सिक्रीट करेंगे वो भी प्रोटीन के हैं, मसल्स के हैं, वो भी डेड हो जाएंगे। देन HCl सिक्रीट। HCl के यहाँ पर कुछ वेरियस फंक्शंस हैं। HCl एक तो बता चुका, 2 to 3 pH को मेंटेन करता है जिसकी वजह से पेप्सिनोजिन पेप्सिन में बदलता है। दूसरा, इट हेल्प्स ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट जर्म किलिंग, ये बॉडी में जो फूड में जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी किलिंग में मदद देता है। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जब चर्निंग हो रही होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, इस दौरान मेल्टिंग ऑफ लिपिड्स भी होती है। तो ये हमारे पास, हमने इसकी अभी जो है वो फिजियोलॉजी भी देख ली है। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। अल्लाह पाक ने आपके स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में इतनी एबिलिटी रखी है और पूरे स्टमक में इतनी एबिलिटी रखी है कि इवन ये स्टमक कील को भी एडजस्ट कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये स्टमक के बारे में था। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। स्फिंक्टर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इनके फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन पूछ ली जाती है, रोल ऑफ HCl पूछ लिया जाता है, पेप्सिनोजिन पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। ये बजाते खुद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और बोलस और काइम में फ़र्क पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है लार्ज इंटेस्टाइन। जब इंसान को भूख लगती है ना, तो अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मेरे पेट में चूहे भाग रहे हैं। असल में वो चूहे नहीं भाग रहे होते, वो हंगर पैंग्स कहते हैं इसको, हंगर पैंग्स। 2 नंबर का ये सवाल है।
पूछा जाता है हंगर पैंग्स क्या होते हैं, तो ये आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसकी स्फीयर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होती है, स्पेशली जो आपका मैदा है इसमें, इसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, हंगर पैंग्स। स्टमक की बात हमने लास्ट टाइम की थी और उसके बाद हमने विलाई माइक्रोविलाई की बात की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। इसका सबसे पहले जो हिस्सा आता है वो एक पाउच नुमा हिस्सा आता है इसका, जिसे थैला होता है, और इस पाउच नुमा स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, सीकम। ठीक है, और ये पाउच नुमा स्ट्रक्चर करता क्या है, पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन पूरी ड्रा कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है सीकम। ठीक है, पार्ट नंबर 2 आता है कोलोन। कोलोन का कुछ इस तरह का हिस्सा है, ठीक है जी। ये कोलोन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे पास असेंडिंग कोलोन आता है, ऊपर को जा रहा है, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन आता है, और फिर हमारे पास एट द एंड डिसेंडिंग कोलोन आता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जिसमें खुराक थोड़ी देर के लिए महफूज होती है और फिर बॉडी से बाहर निकल जाती है, और इसको कहते हैं रेक्टम। ठीक है, सीकम कोलोन रेक्टम। और यहाँ पर लगी होती है साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम आज नहीं पढ़ रहे। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में असल में डायामीटर का फर्क है, ज़्यादा काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है और लेंथ में भी इससे कंपैरेटिवली वो अच्छी है। तो बात लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है, ऑन द बेसिस ऑफ द डायामीटर। डायामीटर की वजह से इसको क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी बारी देखते हैं सारा इसको हम, सीकम कोलोन एंड रेक्टम बता दिया मैंने आपको। ये ट्रांसवर्स कोलोन है और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है डिसेंडिंग कोलोन। ये जो सीकम है इस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होती है, एक उंगली नुमा उभार मौजूद होता है, और इस उंगली नुमा उभार को आप कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स का फंक्शन कोई इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने किसी चीज़ को बेमकसद तो पैदा नहीं किया। अभी अभी की लेटेस्ट स्टडीज़ बताती हैं कि इसका बच्चों की इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा रोल है, और कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया ह्यूमन के इस अपेंडिक्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन बात कुछ यूँ है, कभी कभार क्या होता है, इस अपेंडिक्स के अंदर फूड चला जाता है और फूड की हो जाती है पुट्रीफिकेशन, ख़राब हो जाता है, ये अपेंडिक्स स्वेल कर जाती है और फिर बस्ट कर जाती है और पूरे एब्डोमेन में जहर फैल जाता है। जहर से मुराद पॉइजनस मटेरियल फैल जाता है, जिसकी वजह से इंसान को शदीद पेन होती है। और ये सबसे ज़्यादा जो डाइजेस्टिव ट्रैक की सर्जरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा सर्जरी ये वाली होती है। कई कंट्रीज़ में तो ये पैदा होते रिमूव कर, बच्चे जैसे दुनिया में आते हैं उनके चाइल्डहुड में इसको रिमूव करवा दिया जाता है। ओके, अब ये जो जहर फैल जाता है पूरा पॉइजनस मटेरियल, इसको आप क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट अपेंडिक्स एंड अपेंडिसाइटिस। सो यू आर टू टेल के पुट्रीफिकेशंस, ठीक है, फूड चला गया और पूरे वो उसमें फैल गया एब्डोमेन में,
और अपेंडिक्स क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, एक आउट ग्रोथ है, ठीक है जी, ओके। और ये सीकम एक जंक्शन है। अच्छा, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है, अब असल में इसको फूड तो ना कहिए, तो क्या आता है, फूड तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो चुका है। जो इधर मटेरियल आता है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर, फाइबर, ठीक है, स्लज ऑफ सेल्स, ठीक है, बाइल, काफ़ी चीज़ें होती हैं। खैर, आप अभी के लिए वाटर और फाइबर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ अमाउंट में साल्ट्स होते हैं। बेसिकली अगर लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन मैं आपको बताना चाहूँ एक वर्ड में, तो इसका बेटा जी फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन, स्पेशली वाटर, विटामिन्स एंड साल्ट्स। अब जरा ध्यान से देखना, जैसे ये मटेरियल कोलोन में आता है तो इससे वाटर की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती। अब यहां पर दो बीमारियां होने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब हो जाए फिर भी बीमारी होगी, और लेस वाटर एब्जॉर्ब हो फिर भी बीमारी होगी। अगर बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाए ना, अच्छा, वाटर, साल्ट और विटामिन ले लेने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे आप कहते हैं फीसिस, फीकल मटेरियल, फीसिस, ठीक है जी। फीसिस इज द वेस्ट। कब? जब वाटर भी एब्जॉर्ब कर लिया, साल्ट भी एब्जॉर्ब कर लिया। बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लो ना तो ये फीसिस सॉलिड बनेगा, कंसंट्रेशन हो जाएगी मटेरियल की ज्यादा, और ये यहां से मूव नहीं करेगा आसानी से। जब ये आसानी से मूव नहीं करेगा तो इस अमल को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यानी उस इंसान को जिसकी इंटेस्टाइन में वाटर ज़्यादा कोलोन अब्जॉर्ब कर लेती है उसे कब्ज हो जाती। तो व्हाट आर द काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन? तो कॉन्स्टिपेशन का काज आपके सामने है, क्या? मैक्सिमम या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन बाय द कोलोन। और अगर वाटर लेस अब्जॉर्ब हो तो ये फीसिस विल बी द फुल ऑफ और हैविंग मैक्सिमम वाटर, तो बॉडी से बाहर जो वेस्ट निकलेगा वो भी वाटरी होगा। इस अमल को, इस बीमारी को आप नाम देते हैं डायरिया। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। और इसको क्या कहते हैं हमारे पास? सिंपली दिस इज डायरिया। इसको हम क्या कहते हैं? डायरिया। ओके, तो ये हमने कोलोन को देखा। अब उसके बाद यहाँ पर जो वेस्ट है सारा अब्जॉर्प्शन के बाद आ जाता है, जिसे फीसिस कहते हैं। इसके अंदर स्लज ऑफ सेल है, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल है, बताया मैंने। लास्ट पार्ट जिससे फूड बाहर निकलता है, कौन सा फूड? फूड का वेस्ट जो नहीं चाहिए बॉडी में, वो एनस। एनस के पास अब दो यहाँ पर स्फिंक्टर मौजूद होते हैं। एक स्मूथ मसल्स का बना होता है और एक स्केलेटल मसल का बना होता है। बच्चों में ये दोनों ही स्फिंक्टर यानी कि गेट या सुराख कंट्रोल में नहीं होते, और बड़ों के अंदर ये स्केलेटल मसल किसी हद तक कंट्रोल में होता है और वो कंट्रोल कर सकते हैं ऑन द डेफिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पर डेफिकेशन रिफ्लेक्स भी मेरे जहन में आ गया। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा फूड आके स्टोर होता रहता है। जब फूड ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन से मैसेज आता है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्स पैदा होता है, उसे कहते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स। और फिर उसके बाद जो है वो आपकी बॉडी से जो है वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है जी, सिंपली वेस्ट मटेरियल बॉडी से क्या करता है? बाहर आ जाता है। ओके, तो ये सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ से क्या आएगा? बाहर आ जाएगा डेफिकेशन रिफ्लेक्स के बाद। ठीक है जी, तो स्फिंक्टर का जिक्र भी हमने क्या कर लिया? यहाँ पर कर लिया। डियर स्टूडेंट, सिंपली हमने अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस, ये दोनों बीमारियाँ कैसे होती हैं, क्या वजह इनकी, सारी डिस्कस की है हमने। ठीक है जी, और उसके साथ साथ हमने इसका सारा देखा है
अच्छा, अब कुछ सवाल और हैं। फंक्शन ऑफ लिवर, लिवर का क्या फंक्शन है डाइजेशन में? लिवर बाइल खारिज करता है। बाइल इमल्सिफिकेशन, लिपिड को मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। लेकिन यही बाइल अगर बॉडी में बढ़ जाए, बॉडी में रिलीज हो जाए, तो सिंपली क्या होगा, हमारे पास हमें जॉन्डिस हो जाएगा, आंखें येलो येलो से इंसान की शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लिवर के और बहुत रोल हैं, ये रिसाइकलिंग करता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में अपना किरदार अदा करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में। तो ये सारे इसके क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, डाइजेशन में मैंने बता दिया आपको कि ये बाइल जो है वो रिलीज करवाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और बीमारी हमारे पास है डायपेप्सिया। इसमें क्या होता है, या तो फूड की इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, या क्या होती है, नॉट प्रॉपर डाइजेशन, एक प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक्सेस एसिडिटी, तजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाना। और इसकी क्या वजह है कि आपका स्टमक या इंटेस्टाइन प्रॉपरली वर्क ना करे, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, डायपेप्सिया हो सकती है। डियर स्टूडेंट, होपफुली आपके लिए सारी लेक्चर की सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही होगी। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।